हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 9 फरवरी 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा जैसे कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी एएलपी या एसएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। और जो है कि इस तरह के वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम से शिफ्ट वाइज सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए प्रश्नों की शुरुआत करें। पहला प्रश्न है कि किसी निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य डब्ल्यू से किस प्रकार से संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, डब्ल्यू जी इक्वल टू माइनस में डेल्टा पीई जी। आइए प्रश्न की व्याख्या देखें। व्याख्या है डब्ल्यू जी जो है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा दिया गया कार्य है और डेल्टा पीई जी जो है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यदि निकाय नीचे की ओर जाता है तो डब्ल्यू जी धनात्मक और डेल्टा पीई जी ऋणात्मक होता है, और यदि निकाय ऊपर की ओर जाता है तो डब्ल्यू जी ऋणात्मक तथा डेल्टा पीई जी धनात्मक होता है। यह जो संबंध है न्यूटन के गति के नियम और ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखें। आग या रेडिएटर के ऊपर उठती गर्म वायु की विक्षुब्ध धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का यादृच्छिक रूप से हिलना या झिलमिलाना किसके प्रभाव को दर्शाता है। आपका सही जवाब है, आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय पर अपवर्तन। ठीक है, विकल्प सी हो गया, छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है n1 sin 1 इक्वल टू n2 sin r, जहां n1 क्या है पहले माध्यम का अपवर्तनांक और n2 क्या है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और अपवर्तनांक स्थान स्थान पर बदलता रहता है। अपवर्तनांक में सूक्ष्म परिवर्तन से प्रकाश की दिशा लगातार बदलती रहती है। इससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन प्रतीत होने वाला यादृच्छिक हिलना या झिलमिलाना दिखाई देता है। यह प्रभाव मुख्यतः आग, रेडिएटर, गर्म सड़क या रेगिस्तान में देखा जाता है। ठीक है, तो यह घटना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों को जरा ध्यान से देखा करें। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है तो वस्तु की चाल क्या होगी। सही जवाब है आपका विकल्प ए, शून्य। व्याख्या देखते हैं कि दूरी समय ग्राफ में समय अक्ष के समानांतर रेखा का अर्थ है कि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और दूरी के स्थिर रहने पर प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी समान होती है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसके अनुसार दूरी यदि शून्य हो या परिवर्तन शून्य हो तो चाल भी शून्य होती है। ऐसी स्थिति में वस्तु स्थिर होगी अर्थात उसकी चाल शून्य होगी। दूरी समय ग्राफ में समांतर रेखा का अर्थ है कि ग्राफ की ढाल शून्य है तो चाल भी क्या होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न। हार्मोनल और शल्य चिकित्सा दोनों विधियों से बचने की इच्छा रखने वाले दंपति के लिए कौन सा गर्भ निरोधक विधि सबसे उपयुक्त है। सही जवाब है विकल्प ए, कॉन्डम जैसे अवरोधक विधियों का उपयोग। व्याख्या देखते हैं। अवरोधक विधि क्या है, गर्भ निरोधक के वे तरीके हैं जिनमें गर्भधारण रोकने के लिए शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचने से भौतिक रूप से रोका जाता है। अवरोधक विधियों हार्मोनल या शल्य चिकित्सा विधियों से भिन्न होती है। कंडोम, डायाफ्राम, गर्भाशयी कैप आदि अवरोधक विधियों के उदाहरण हैं। कंडोम जो है पुरुष द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सुरक्षित और सरल अवरोधक विधि है। यह विधि गर्भधारण के साथ साथ यौन संचारित रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। और मुख से ली जाने वाली पिल्स जो है वो भी हार्मोनल विधि है।
कॉपर टी जो है यह एक यंत्र आधारित विधि है जिसमें गर्भाशय में तांबे का टी डाला जाता है। यहाँ पर फिगर के माध्यम से सभी चीजें आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक खरपतवार है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका खरपतवार जो है इसमें से वो हो गया विकल्प सी, साइप्रस रोटंडस। व्याख्या देखते हैं। साइप्रस रोटंडस, जिसे नागर मोथा कहते हैं, यह एक हानिकारक खरपतवार है जो फसल के साथ पोषक तत्व, जल, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है और उपज को कम करता है। यहाँ पे उसका फिगर भी दिखाया गया है। खरपतवार क्या होते हैं? तो वे पौधे होते हैं जो अवांछित स्थान पर उगते हैं और फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। खरपतवार फसलों के साथ जल, पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साइप्रस रोटंडस एक बहुवर्षीय खरपतवार है। इसके तने त्रिकोणीय और कंद भोजन भंडारण के लिए होते हैं। यह विभिन्न फसलों जैसे कि धान, गेहूं, गन्ना, सब्जी आदि में पाया जाता है और उपज को कम करता है। ठीक है, और बाकी जो विकल्प दिया था विन्ना अंगुइलकुलेटा या ओराइजा सटाइवम जो है कि धान में, और पाइसम सटाइवम जो है मटर, ये फसली पौधे हैं, खरपतवार नहीं है। अगला प्रश्न देखें। अगला जो प्रश्न है कि यौगिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें तत्व, सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। व्याख्या देखते हैं कि यौगिक क्या होते हैं। तो वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते हैं। उनमें तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक में तत्व हमेशा रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। यौगिक में तत्व निश्चित व स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा ही उसके तत्व से विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि जल में, यानी उसका सूत्र होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व का एक निश्चित अनुपात है 2:1। वही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:2। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक सीधे चालक में प्रवाहित धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो उससे दी गई दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 2 गुना। ठीक है, सीधे चालक में एक नियत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः धारा को 2 गुना करने पर चुंबकीय क्षेत्र भी 2 गुना हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। सीधे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B अनुक्रमानुपाती I होता है और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा को 2 गुनी करने पर चुंबकीय क्षेत्र भी 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें कि किसी विलयन में H धनायन की सांद्रता मुख्यतः उसके किसको निर्धारित करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, जलीय अवस्था में अम्लता की डिग्री। व्याख्या देखते हैं कि किसी विलयन में H धनायन की सांद्रता उसकी अम्लता की डिग्री तथा pH को निर्धारित करती है। H धनायन जितना अधिक होगा विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा। pH किसी जलीय विलयन में H धनायन की सांद्रता की माप है। H धनायन की सांद्रता जितनी अधिक होती है pH मान उतना कम होता है। और pH यदि 7 है तो वो क्या है? उदासीन विलयन को सूचित करता है। pH यदि 7 से कम है तो अम्लीय विलयन को सूचित करता है। pH यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन को सूचित करता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय और विदेशी मवेशी नस्लों के संकरण का क्या लाभ है? आंसर है विकल्प ए, मांस और दूध का अधिक उत्पादन। व्याख्या है, स्थानीय नस्लें जो हैं वो पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होती हैं। विदेशी नस्लें सामान्यतः अधिक दूध तथा मांस उत्पादन के लिए होती हैं और इनके संकरण से स्थानीय और विदेशी नस्लों के श्रेष्ठ गुण एक साथ प्राप्त होते हैं।
संकरण से प्राप्त पशु अधिक उत्पादन तथा अधिक कार्यक्षम होते हैं। संकर पशु स्थानीय परिस्थिति के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं, जिससे कि पशुपालन में आर्थिक लाभ को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुकोशिकीय जीवों में देखे जाने वाले श्रम विभाजन का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है? आपका सही विकल्प है विकल्प बी, विभिन्न कोशिकाओं के विशिष्ट कार्य होते हैं। देखते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों का विभाजन पाया जाता है, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। विभिन्न कोशिकाएं अपनी संरचना और कार्य में भिन्न होती हैं, उनके विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कोशिका से क्या बनता है? उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, ये जीव स्तर तक संगठित होता है। श्रम विभाजन से जीव में दक्षता और कार्य के विशेषीकरण बढ़ता है। जैसे कि मांसपेशी कोशिका का क्या कार्य है? संकुचन करना, और तंत्रिका कोशिकाएं संवेग वहन का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह से सबके अलग अलग कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देखें, कई एक कोशिकीय जीवों में चयापचयी अपशिष्ट के निष्कासन का तरीका क्या है? विकल्प बी, परासरण के द्वारा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है परासरण। तो एक कोशिकीय जीवों में चयापचयी अपशिष्ट का निष्कासन परासरण या विसरण द्वारा होता है। इसमें अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थ कोशिका झिल्ली से होकर विलयन में निकल जाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम आदि में संकुचनशील रंध्र जल की अधिकता को बाहर निकालते हैं और सरल विसरण से घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के बाहर चले जाते हैं। इन जीवों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग या जटिल तंत्र नहीं पाया जाता है। तो परासरण क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रम है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित को मनुष्य में निषेचन के बाद विकास के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिया है भ्रूण, युग्मनज और गर्भ। तो सही अनुक्रम होता है युग्मनज, भ्रूण, गर्भ। आइए व्याख्या से समझते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या क्रमागत माइटोटिक विभाजन तथा मारुला, माइटोटिक विभाजन के द्वारा मारुला तथा फिर ब्लास्टोसा में विकसित होता है। और ब्लास्टोसा जो है गर्भाशय की भीतरी परत में आरोपित होकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। भ्रूण में विभिन्न अंगों और तंत्र का निर्माण होता है। लगभग 8 सप्ताह के बाद भ्रूण को क्या कहा जाता है? गर्भ कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण निर्धारित करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, तरल का घनत्व और विस्थापित आयतन। उत्प्लावक बल किसी पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर आधारित है। उत्प्लावक बल तरल के घनत्व और विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है। जितना अधिक तरल विस्थापित होगा, उत्प्लावक बल उतना ही अधिक होगा। उत्प्लावक बल पिंड के आकार या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह उत्प्लावक बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है, जो पिंड को ऊपर उठाने का कार्य करता है, ऊपर उठाने का कारण बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लवण का जल में घुलने पर पीएच मान 7 से निकट होगा? तो सही आंसर है आपका विकल्प डी, NaCl। व्याख्या देखते हैं। NaCl क्या है? एक तरह से ये प्रबल क्षार होता है। एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण है। NaCl क्या है? NaCl एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण जल में उदासीन विलयन बनाते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के निकट होता है। NaCl जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर Na धनायन और Cl ऋणायन देता है। Na धनायन और Cl ऋणायन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए विलयन का पीएच नहीं बदलता। अगला प्रश्न, पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में वायु श्वसन के किस चरण को प्रभावित कर सकती है?
तो सही आंसर है आपका विकल्प ए, इलेक्ट्रॉन अधिगम श्रृंखला। वायु श्वसन में इलेक्ट्रॉन अधिगम श्रृंखला का अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला सबसे पहले बाधित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन स्वीकार नहीं कर पाती और इसके रुकने पर NADS और FADS2 का ऑक्सीकरण रुक जाता है तथा ATP निर्माण बहुत कम हो जाता है। तो केब चक्र को चलने के लिए NAD धनायन और FAD की आवश्यकता होती है, जो ETC के कार्य करने पर पुनः बनते हैं। ETC क्या है? इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस परिपथ अवयव को किसी समृद्ध परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है विकल्प ए, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या है? एक चर प्रतिरोध होता है जिसका उपयोग परिपथ में धारा की मात्रा को बदलने के लिए किया जाता है। प्लग कुंजी परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए प्रयुक्त होती है। यह धारा की मात्रा को नहीं बदलती। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और यह धारा की मात्रा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है, यह विभवांतर को मापता है। और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध बदलने पर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा भी परिवर्तित होती है। तो आपने सिर्फ सही आंसर ही नहीं जाना, बल्कि जितने भी विकल्प दिए हैं उन सभी का विश्लेषण भी आपको व्याख्या में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ें। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? सही आंसर है आपका विकल्प सी, एनोड के रूप में। व्याख्या है कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु की पट्टी को एनोड के रूप में लिया जाता है और शुद्ध धातु की पतली पट्टी को कैथोड के रूप में लिया जाता है। उचित धातु के विलय लवण का जलीय विलयन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है और धारा के प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु का एनोड धीरे धीरे घुलता है। घुली हुई धातु आयन के रूप में विलयन में चली जाती है और कैथोड पर जमा होकर शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त होती है। तो अशुद्धियां एनोड की परत में एकत्रित हो जाती हैं, जिसे एनोडी कक्ष या एनोड मड कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ें। कौन सा कथन यौगिक जल के स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आपका सही जवाब है विकल्प सी, एक रासायनिक यौगिक में सदैव वही तत्व होते हैं जो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। व्याख्या देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:16 के द्रव्यमान अनुपात में संयुक्त रहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम केवल यौगिकों के लिए लागू होता है, तत्व के लिए नहीं। यौगिक किसी निश्चित अनुपात में ही बनते हैं, चाहे उनका स्रोत कोई भी हो। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान अनुपात 2:16 में ही होता है। यौगिकों के गुणधर्म उनके अवयव तत्वों के गुणधर्म से अलग होते हैं। यह नियम रासायनिक यौगिकों की शुद्धता और निश्चित संरचना को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखें। अवतल लेंस के द्वारा सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी गई हो? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, आभासी, सीधा और छोटा। अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। यह प्रतिबिंब सदैव लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है क्योंकि यह समांतर किरणों को अपसारित करता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और यह वास्तविक वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संहति संरक्षण के नियम में बताया गया है कि विकल्प डी,
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? रसायन विज्ञान का एक मूलभूत नियम है। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अभिक्रिया से पहले पदार्थों के द्रव्यमान का योग अभिक्रिया के बाद उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया गया और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए मान्य होता है, चाहे अभिक्रिया की प्रकृति कोई भी हो। अगला प्रश्न है, कॉपर वायु में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की किस रंग की कोटिंग को प्राप्त करता है? सही जवाब है हरे रंग की कोटिंग, विकल्प डी। कॉपर जो है वायु में मौजूद ऑक्सीजन, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में कॉपर की चमकदार भूरी सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कॉपर की सतह पर क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है और इस कॉपर की कार्बोनेट की कोटिंग जो है वो हरे रंग की होती है। यह परत संक्षारण से सुरक्षा देने के कारण कॉपर की सतह पर रक्षक परत का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखें कि एक ही जनक के दो बच्चे एक दूसरे के समरूप होते हैं परंतु बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, क्योंकि? आंसर है आपका विकल्प ए। आपका सही जवाब है विकल्प डी। वे अपने माता पिता में विद्यमान आनुवंशिक भिन्नता के विभिन्न संयोजन को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, औसत चाल की एसआई यूनिट क्या है? सही आंसर है आपका विकल्प ए, मीटर प्रति सेकेंड। चाल वह राशि है जो किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगे समय का अनुपात होती है। चाल एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। चाल का एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड का अर्थ होता है कि एक पिंड 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी को तय करता है। चाल जितनी अधिक होगी उतनी ही कम समय में अधिक दूरी तय की जा सकती है। आपका सबसे अंतिम प्रश्न है कि एक लड़की ने खड़ी चट्टान के समीप ताली बजाई और उसे 8 सेकंड के बाद अपनी प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो लड़की से खड़ी चट्टान की दूरी कितनी है? आपका सही जवाब है विकल्प डी, 640 मीटर। व्याख्या से समझते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? ध्वनि की चाल गुणे समय बटा 2। तो जब आप इस पे अगर मान रखते हैं तो आंसर क्या प्राप्त होगा? 640 मीटर। प्रतिध्वनि जो है सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन आवश्यक होता है। प्रतिध्वनि में ध्वनि वस्तु तक जाकर वापस लौटती है। ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी का आधा भाग वास्तव में स्रोत से वस्तु की दूरी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल माध्यम, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आपने कुल 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।